गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आप लोगों का डेल्टा एकेडमी में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग प्रतिदिन देख रहे होंगे, डेल्टा एकेडमी की ओर से चलाई जा रही जो क्लासें हैं उसका बहुत से स्टूडेंट्स आनंद ले रहे हैं और साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है आप अपने ज्ञान से अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को लाभान्वित करेंगे और आप लोगों के साथ मेरी मंगल कामनाएं सदैव रहती हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग इन वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे और जो हमारी क्लासें चल रही हैं उनसे लगातार जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस चल रही हैं हमारी लगातार, उसमें नया टॉपिक लिया गया है। टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान के जो स्रोत हैं, जो विदेशी स्रोत हैं, वो कौन कौन से हैं, इन पर चर्चा है। दोस्तों, कई बार जो भारतीय संविधान है उस पर, या जो भारतीय संविधान के बनाने वाले जो निर्माता लोग हैं उन पर ये एक आरोप लगता है कि जो संविधान है वो विदेशों की कॉपी है। तो ऐसा नहीं है। केवल भारत में जो दर्शन है विदेशी संविधानों का, उनको लिया गया है। साथ ही साथ उसमें परिवर्तन करके भारत की जो जनमानस है उसके अनुसार उसको रूपांतरित करके उसका प्रयोग किया गया है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जब कोई खोज होती है मनुष्य के द्वारा, वो चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे वो वैज्ञानिक खोज हो, सामाजिक खोज हो, या फिर गणित से संबंधित कोई खोज हो, वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हुई हो, लेकिन उसका जो लाभ मिलता है वो दुनिया के प्रत्येक कोने में जो जनमानस है उसके लिए खुला होता है। और यही शिक्षा का उद्देश्य भी है कि शिक्षा जगत में जो भी विकास होता है वो सभी के लिए होता है। तो हम लोग कई बार इस बात को सोच कर के अपने आप को सोचते हैं कि हमारा संविधान कोई इनोवेटिव कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि वो एक उधार का या कॉपी किया हुआ संविधान है। यह बात बिल्कुल गलत है। और देखते हैं संविधान के जो स्रोत हैं, जिनसे भारतीय जो संविधान निर्माता रहे हैं उन्होंने कौन कौन से मूल तत्वों को लिया है और हम आज उनको किस रूप में देखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, संविधान के स्रोत से संबंधित ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग मन लगा करके जिस तरीके से फीडबैक दे रहे हैं वैसा देते रहेंगे, मुझे पूर्ण आशा है। तो दोस्तों, पहला जो सोर्स है भारतीय संविधान का, उसमें हम लोगों ने लिया है फ्रांस के संविधान से। जो फ्रांस का संविधान है उससे हमने क्या लिया है। दोस्तों, भारत एक गणतांत्रिक देश है और इससे गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, गणतंत्र के रूप में जो व्यवस्था ली गई है उसको लिया गया है। आप लोग देखेंगे गणतंत्र, पिछली क्लासों में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये संधि विच्छेद का एक शब्द लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे जोड़ करके लिखेंगे गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो दोस्तों, गणतंत्रात्मक में दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, एक गणतंत्र और एक आत्मक व्यवस्था। तो गणतंत्र व्यवस्था पिछली क्लासों में मैंने चर्चा की थी और उसमें यह स्पष्ट हुआ था कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है किसी भी राज्य का, वो वंशानुगत ना हो करके एक चुनाव के द्वारा लोगों से चुना जाता है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो किसी एक योग्य व्यक्ति को, भारत की जनता या उस राज्य की जनता से किसी भी योग्य व्यक्ति को चुनने का कार्य करती है। और जब वह हेड बन जाता है तो ये व्यवस्था ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जब देश आज़ाद से पहले का जो समय था भारत में, वह गणतंत्रात्मक नहीं रहा है। हाँ, कभी कभार भारत के कुछ छोटे मोटे जो राज्य हुआ करते थे पुराने समय में, उनमें से कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। और यह मगध के आसपास का जो क्षेत्र है, आधुनिक बिहार, उसके आसपास ज़्यादा देखने में मिलती थी। नेक्स्ट, जो फ्रांस के संविधान से हमने लिया है वह है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। आप लोग अगर प्रिएम्बल्स याद कर रहे होंगे तो आपको याद भी करनी चाहिए, कई बार मेंस में लिखने के लिए भी पूछी जाती है प्रिएम्बल्स, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जिसे हम भारतीय संविधान का उद्देश्य कहते हैं।
तो उसमें यह व्यवस्था रखी गई है कि वो भारत के लोगों को एक स्वतंत्रता का भाव दे, उनमें जो इक्वलिटी है उस भाव को उत्पन्न करे। साथ ही साथ भारत विभिन्नताओं का देश है और उसमें साथ रहना एक बात है। तो संविधान ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि हम सब लोग साथ साथ रहेंगे, और उसके लिए संविधान ने व्यवस्था की थी सेक्युलरिज्म की, या कहेंगे धर्मनिरपेक्षता की। आज उसे बढ़ा करके पंथ निरपेक्ष तक हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये जो दोनों बातें हैं, गणतंत्र की व्यवस्थाएं और स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व की जो भावनाएं हैं, ये फ्रांस के संविधान से ली गई हैं। आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में जो सबसे अधिक धाराएं ली गई हैं, तो वो कौन से संविधान से ली गई हैं? तो आप लोगों ने जो भारत के संविधान का जो इतिहास है, जिसे हम पॉलिटिकल हिस्ट्री भी कहते हैं, उसमें जो सबसे अंतिम समय पर एक संवैधानिक सुधार होते हैं साइमन कमीशन के बाद, जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में जानते हैं, उसी से लगभग करीब 250 आर्टिकल्स जो हैं उसी शासन व्यवस्था से लिए गए हैं। अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, और यह अधिनियम ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस ज़माने में आया था, ब्रिटिश शासन के समय पर। तो 1935 के जो शासन था उसमें पहली बार एक भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, जिसमें जो देसी रियासतें थीं वो उसका हिस्सा हुआ करती थी, और उन सबको मिला करके एक यूनियन बनाया गया था भारत में। उसी को अखिल भारतीय संघ के रूप में जानते थे। तो आज जो भारत है वह एक संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था वाला देश है, इसलिए इसे हम संघीय व्यवस्था के रूप में उस समय से जानते हैं। तो दोस्तों, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो संघ था वो आधुनिक संघीय व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हुआ। किसी भी देश को चलाने के लिए एक योग्य कुशल प्रशासकों की ज़रूरत होती है, और भारत में एक स्वतंत्र जो आयोग है वो इस प्रकार की भर्तियों की प्रक्रिया करता है। तो इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ उसका जो राज्यों से संबंध है उसमें स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। यह भी व्यवस्था 1935 में जो ली गई थी उससे ली गई है कि भारत में जो सिविल सर्वेंट होंगे वो एक आयोग के द्वारा चुने जाएंगे। आगे राज्यपाल का जो कार्यकाल है, कार्यालय जो ऑफिस है गवर्नर का, वो भी 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे कि भारतीय शासन अधिनियम से 3 बातें मुख्य हैं: संघीय व्यवस्था, लोक सेवा आयोग और राज्यपाल का कार्यकाल ऑफिस। आगे चलते हैं। जो सोवियत यूनियन है, आज सोवियत यूनियन का विघटन जब शीत युद्ध की समाप्ति होती है उसके साथ साथ हो जाता है 1990-91 में, खाड़ी युद्ध के बाद। खाड़ी युद्ध जो था वो कुवैत और ईरान और इराक़ के बीच में लड़ा गया। उसमें 2 जो मुख्य ताकतें थीं उस समय पर, एक जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर जिसे हम सोवियत संघ के रूप में जानते थे। तो पुराना जो रूस था, रसिया जो था, वो सोवियत संघ था। बाद में उसका विघटन हुआ और हम पुराने वाले, चूँकि जो संविधान है वो सोवियत संघ के समय पर बना, इसलिए आज भी हम उसे सोवियत संघ के रूप में ही कहते हैं। तो सोवियत संघ यानी कि रसिया से हमने क्या क्या बातें ली गई हैं इस पर टिप्पणी है। तो दोस्तों, इसमें मूल कर्तव्य जिसे 1976 में एक संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया, ये सोवियत संघ से लिया गया था। साथ ही साथ आप अगर प्रेम्बल्स की एक आदर्श देखेंगे कि वो भारत के लोगों के बीच सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय की बात करता है, अर्थात बराबरी की बात करता है। तो ये जो 3 बातें थीं ये भी सोवियत संघ के संविधान से ही ली गई हैं। और आगे जो सोर्स हैं उसे देखते हैं। जापान का जो शासन है, संविधान है, उससे हम लोगों ने क्या लिया है। जापान में एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और जापान का जो संविधान है काफ़ी पुराना संविधान है।
और वहाँ पर विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है ना, लॉ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं, उसे हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लॉ इस्टेब्लिशमेंट करेगा उसके आधार पर जो प्रोसेस होंगे वो शासन व्यवस्थाओं को उसके अकॉर्डिंग चलाया जाता है। इसी व्यवस्था को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहते हैं। ये जापान के संविधान से ली गई थी। एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हुई, एक विधि का शासन, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। विधि का शासन हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया था, और उसका मतलब होता है कि जो विधायिका होती है, जो पार्लियामेंट होती है, उसमें पहले लॉ मेकिंग का काम किया जाता है, और फिर उस कानून के द्वारा जो विधायिका में बनाया गया है, जो संसद के अंतर्गत बनाया गया है, उसके आधार पर जो है शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसको विधि का शासन कहते हैं। यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, दोनों शब्दों को डिफ्रेंशिएट करेंगे सावधानीपूर्वक, कई बार स्टूडेंट्स इसे गलत करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ब्रिटेन के संविधान से है। तो ब्रिटेन आप लोगों को पता होगा, एक इंग्लैंड है और एक यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत 4 टेरिटरी आती हैं, जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और साथ ही साथ जो नॉर्थ आयरलैंड है, उन चारों को मिलाकर के बनाया गया है। आजकल जो आयरलैंड देखने को मिलता है वो दक्षिणी आयरलैंड हुआ करता था, साउथ आयरलैंड हुआ करता था, जो बाद में स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर आया। अभी नॉर्थ आयरलैंड अभी भी यूके का पार्ट है, तो आप लोग ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन को समझ सकते हैं। उस ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था, और दुनिया में सबसे पुरानी जो संसद है वो ब्रिटेन में ही डेवलप हो पाई थी, और इससे बेटर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसलिए भारत के जो निर्माता थे संविधान के, उन्होंने ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था को लिया। अभी हम लोग बात कर रहे थे विधि का शासन, तो ये रूल ऑफ लॉ कहलाता है, अर्थात हम जो रूल करेंगे, जो शासन करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू लॉ के आधार पर करेंगे, विधि के द्वारा करेंगे। यह व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है, आप लोग देखते होंगे मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात किसी भी मंत्रिमंडल का कोई भी जो मंत्री है, वो कोई भी जो काम करता है देश के अंदर, वो उसके साथ साथ सारा मंत्रिमंडल, जिसे हम कैबिनेट कहते हैं, वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और यह व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। आप लोग देखते हैं भारत में जो उत्तरदायी सरकार है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्टार्ट हुई है, और कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत में जो उत्तरदायी शासन है उसके बीज कैसे पड़े और उसके क्या फ़ायदे हैं। इस टाइप से आप मेंस की तैयारी करते समय देख सकते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से मंत्रिमंडल प्रणाली, एक और व्यवस्था थी एकल नागरिकता। आप लोग देखते होंगे भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से ली गई है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान देंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, डुअल वोटिंग सिस्टम है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाता है और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। वहाँ पर राज्य जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। हम लोग एक पुरानी क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं कि जो यूनाइटेड है वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, एक यूनियन बनकर आती है, जबकि यूनियन जो है किसी एक देश के अलग अलग हिस्से कर दिए जाते हैं शासन प्रशासन की दृष्टि से, जबकि वो एक ही हिस्सा होते हैं। तो इस तरीके से वो यूनियन कहलाता है और भारत एक यूनियन है। तो दोस्तों, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, और ये एकल जो नागरिकता है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। साथ ही साथ संसद के पास विशेष अधिकार भी हैं। आप लोग देखते होंगे अगर संसद के बाहर आकर के कोई कुछ उल्टा सीधा बोलता है मंत्रियों के खिलाफ या कुछ, तो उस पर मानहानि लग जाती है। लेकिन कई बार संसद के भीतर जो संसद के सदस्य हैं वो आपस में कई अजीब सी बात करते हैं, एक दूसरे पर छीटा कसी करते हैं, लेकिन मानहानि का केस दर्ज नहीं हो पाता है।
क्योंकि संसद के विशेष अधिकार के अंतर्गत आता है, और अगर उस पर मानहानि करनी है तो उसकी एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा गुजरना होता है। तो दोस्तों, संसद के विशेष अधिकार भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, और इसके पीछे का जो मूल दर्शन है वह यह है कि जो संसद के हमारे सदस्य हैं वो स्वतंत्र रूप से कोई अपना कार्य कर सकें। अगर उनके पास राइट्स नहीं होगा, कोई जनरल जो जनता है उसके आधार उसकी तरीके से अगर हम उस पर लॉ क्रिएट करेंगे तो वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेगा। इसीलिए संसद के विशेष अधिकार आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। जर्मनी, अगर आप लोग देखेंगे तो जर्मनी में जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में वो जाना जाता है। तो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है या जर्मनी का जो संविधान है उससे हमने इमरजेंसी प्रोविजंस को लिया गया है, जो भाग 18 में है। और पिछली कक्षा में भी हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं कि भाग 18 में जो आपात उपबंध हैं वो किस तरीके से लगाए गए हैं। तो भारत में 3 आपात उपबंधों का उल्लेख किया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं। अभी हम जैसे जैसे अगली क्लासों में जाएंगे तो और डीप स्टडी करते जाएंगे और आपके जो टॉपिक हैं ये और इंटरेस्टेड होते जाएंगे। आज का जो उद्देश्य है वो केवल सोर्स को जानने का है कि हमने कौन सी बातें किस से ली गई हैं। मेरा आप लोगों को सुझाव है कि सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को तैयार करने से पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन के 22 भागों को ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि जब 22 भाग याद हो जाते हैं तो फिर उसके जो भाग हैं कि वो कहाँ से लिए गए हैं उसे याद रखना आसान हो जाता है। तो आगे चलते हैं। कनाडा नॉर्थ अमेरिका में सबसे नॉर्थ का एक कंट्री है, और इसमें इसके संविधान से जो हमने लिया है वो संघीय व्यवस्था लिया है। संघ, भारत एक संघ है और इसके अंतर्गत बहुत सारी शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। तो ये व्यवस्था हमने संघीय व्यवस्था कनाडा से ली है। साथ ही साथ अगर आप अनुसूची 7 में देखेंगे तो उसमें कुछ एक ग्रुप दिया गया है, एक लिस्ट दिया गया है, सब्जेक्ट दिए गए हैं, अलग अलग विषय दिए गए हैं, उनका एक ग्रुप है जिसे हम यूनियन लिस्ट के रूप में जानते हैं, स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ कॉन्ग्रेंट लिस्ट के रूप में भी जानते हैं। और बाद में रेजिडुअल, ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, जो हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। तो इस व्यवस्था को कुछ ऐसे विषय कई बार आ जाते हैं जिस पर संविधान के बारे में पता नहीं होता है, तो ऐसे विषय जो हैं वो कहाँ जाएंगे, उस पर जो लॉ मेकिंग का काम होगा वो स्टेट करेगा या फिर यूनियन करेगा। ये व्यवस्था रेजिडुअल पावर्स कहलाती हैं, और रेजिडुअल पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कार्यरत हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर करता है। तो ये व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इस पर आते हैं। साथ ही साथ जो न्यायालय है वो एक परामर्श न्यायालय के रूप में कार्य करता है, जो कई सारे जो हमारे ऐसे डिसीजन होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय है वो परामर्शी न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है, और वो कई संस्थाओं को अलग अलग तरीके से परामर्श देने का काम करता है। साथ ही साथ अपने अधीनस्थ न्यायालय को भी वह परामर्श दे सकता है। दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, जबकि वह स्टेट का हेड होता है, कार्यपालिका का जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका हेड होता है। लेकिन चूँकि भारत एक यूनियन है और इसका जो झुकाव है वो कई बार सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, केंद्रीकृत हो जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए यह पावर केंद्र सरकार के पास है कि वो अपने अपने जो राज्य हैं उसके अधीन अपने गवर्नरों को अपनी इच्छा के अनुसार उन गवर्नरों को वो रखे। और ये जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं किसी राज्य में। यह संघीय व्यवस्था का एक गुण भी है। दोस्तों, आगे देखते हैं हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मूल अधिकार हैं, जिसे हम प्राकृतिक अधिकार के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका है,
अगर आप देखेंगे तो भारत में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कई बार आप लोग सुनते होंगे कि जो लोकल नेता होते हैं वो न्यायपालिका के उसमें जब कोई कोर्ट केस हो जाता है किसी व्यक्ति पर तो वो हाथ खड़े कर देता है कि अब मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये न्यायालय का काम है। तो दोस्तों न्यायपालिका के आगे कोई नहीं आता है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का जो विचार है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। साथ ही साथ न्यायिक पूर्णावलोकन का सिद्धांत जो दोबारा से किसी उसका सुनने का जो सिद्धांत है वो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत हमने यूएसए से लिया है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर अलग से कोई क्लास करते हैं हम लोग और इसे कई बार पूछा गया है पेपर में अलग अलग तरीके से, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार करेंगे। भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस तरीके का है आप लोग देखते होंगे। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति भी कहलाता है। तो ये व्यवस्था जो है हमने कहाँ से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है। और राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है, जो महाभियोग लगाया जाता है, वो कैसे लगाया जाता है, इस पर भी जो व्यवस्था है वो यूएसए से ली गई है। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट हैं उनको राष्ट्रपति को पदस्थ करने का अधिकार है। उनके जो न्यायाधीश हैं उनको कौन पदस्थ कर सकता है, हटा सकता है, इसके बारे में भी व्यवस्था जो है यूएसए के संविधान से ली है। आगे चलते हैं। आयरलैंड, अभी हम लोग बात कर रहे थे आयरलैंड की कि आयरलैंड जो है वो एक जो साउथ आयरलैंड था उसका हिस्सा है आजकल। और इसके संविधान से हमने डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स को लिया है। पिछली कक्षा में भी हमने इस पर चर्चा की है। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है, जो भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है। तो आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे कि एक लोक कल्याणकारी जो राज्य है वो कैसे बनाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं आयरलैंड से सीखनी चाहिए और भारत के निर्माताओं ने इसे रखा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली कैसी होनी चाहिए, आप लोग देखते होंगे प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है भारत में, यानी कि जो संसद चुनाव होते हैं लोकसभा के, वो उसमें बहुत सारा खर्च होता है क्योंकि पब्लिक सभी उसमें हिस्सा लेती है। लगभग 80 करोड़ जो मतदाता हैं भारत के वो हिस्सा लेते हैं और उनकी व्यवस्था करना, निष्पक्ष व्यवस्था करना, स्वतंत्र रूप से व्यवस्था करना, ये बहुत खर्चीला एक प्रणाली साबित होती है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को प्रत्यक्ष चुनाव में नहीं रखा जा सकता है। तो ये जो व्यवस्था है राष्ट्रपति का चुनाव के चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे और उस हिसाब से उसकी एक वोटिंग जो वैल्यू होती है, जो वोट का मत होता है, वो डिसाइड करा जाता है ताकि प्रत्येक जो सदस्य है चुना हुआ जनप्रतिनिधि का वो बराबर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसी कई सारी इसमें व्यवस्थाएं हैं, तो आप इसे अच्छे से अलग से तैयार करेंगे। ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। साथ ही साथ राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी किया जाता है। नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में वो कैसे लिए जाते हैं, कई बार आप देखते होंगे लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर या फिर हेमा मालिनी या फिर ऐसी और बहुत सी फेमस पर्सनालिटी हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है लेकिन वो राज्यसभा की मेंबर बनी हैं। तो राज्यसभा के मेंबर किस तरीके से बनाए जाते हैं, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कम दिखता है राज्यसभा में उसके लिए 12 सदस्यों का स्थान खाली है और उन 12 सदस्यों को चुना जाता है समय समय पर। जैसे जैसे ही खाली होते रहते हैं, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है तो जिसका कार्यकाल पूरा हो जाता है उसके बाद फिर चुन लिया जाता है। तो ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्रों को मिलाकर के हम लोग राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नामित करते हैं। दोस्तों आगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो समवर्ती सूची है जिसे कॉन्ग्रेंट लिस्ट के रूप में भी हम जानते हैं। तो समवर्ती मतलब समान, यानी कि इस वाली उसमें हम बात कर रहे थे कि जो संविधान की अनुसूची 7 है उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि जो शक्तियों का पृथक्करण है वो कैसे किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 लिस्ट बनाई गई थी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट
एंड कॉन्ग्रेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट सरकार कानून बनाने का अधिकारी है, और यूनियन लिस्ट में केवल यूनियन जो सरकार है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में जानते हैं, वो इस पर अपना वो बना सकती है। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे एजुकेशन का जो विषय है वो दोनों सरकारें मिलकर के कार्य करती हैं। 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी, उसके समय से एक रुझान या फिर एक विचार प्रस्तुत किया गया कि पूरे भारत की जो शिक्षा है वो केंद्रोन्मुख होनी चाहिए, अर्थात पूरे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक ही ओर होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल इस पर कार्य किया जा रहा है, जबकि आज देखते होंगे कि राज्य सरकारों के अपने अलग बोर्ड हैं, और इसी तरीके से केंद्र सरकार के भी कुछ बोर्ड हैं जिसे हम CBSE ICSE बोर्ड के रूप में जानते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं, और भी बहुत सारे लिस्ट हैं इसमें। आप लोग देख सकते हैं कि समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है जो मूल संविधान था उसमें 47 सब्जेक्ट रखे गए थे, जबकि वर्तमान में जो है इसका लगभग 52 सब्जेक्ट जो हैं कॉन्ग्रेंट लिस्ट का हिस्सा हैं, यानी कि 52 विषय ऐसे हैं जिसमें राज्य और केंद्र के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। दोस्तों, भाग 13 में एक व्यवस्था है व्यापार वाणिज्य और समागम करने की, घूमने फिरने की और वाणिज्य करने, कॉमर्स की, व्यापार करने की। ये जो व्यवस्थाएं हैं यह भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली हैं, और आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे। साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों की कई बार जॉइंट मीटिंग, आप लोगों ने सुना होगा जॉइंट सेशन, जिसे राष्ट्रपति आहूत करता है और जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये व्यवस्था जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, आप इसे भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है संविधान का संशोधन, और संविधान का संशोधन 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। और इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं, इसके कितने रूप हैं, तो संविधान संशोधन के 2 तरीके से हमारे संविधान संशोधन किए जाते हैं। तो ये हम आर्टिकल जब 368 पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे, तो आप लोग याद रखेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से ली है। साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो किस तरीके से इलेक्ट होंगे, उनकी क्या प्रक्रियाएं होंगी, यह भी व्यवस्था हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। दोस्तों, आप लोगों को ये टॉपिक याद हुए होंगे कि भारत के जो संविधान के स्रोत हैं वो कौन कौन हैं। मैं एक बार फिर उन सब के नाम पढ़ता हूँ। हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली है। आयरलैंड के संविधान से DPSP ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और उपराष्ट्रपति का पद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जर्मनी से आपात उपबंध। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। भारत के संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था ली है हम लोगों ने। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है। और इस तरीके से आज का जो ये टॉपिक है ये समाप्त हुआ। आप इसे बार बार रिपीट करेंगे, बार बार देखेंगे और अपने तरीके से समझेंगे। अगली क्लास तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।